नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्रोइंग सेक्टर्स, जिसमें हम देखेंगे शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो एंड जैवलिन थ्रो। चारों थ्रोस जो हैं, आपको पता है थ्रोस 4 ही होते हैं एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, जिसमें आपके रनिंग इवेंट आते हैं, उसी के साथ-साथ आपके जंपिंग इवेंट आते हैं, कंबाइंड इवेंट्स होते हैं, वॉकिंग इवेंट्स होते हैं और साथ में आपके होते हैं थ्रोइंग इवेंट्स, ठीक है? तो थ्रोइंग इवेंट्स जो भी होते हैं वो 4 ही होते हैं। एक है आपका शॉट पुट, एक है हैमर, एक है डिस्कस और एक है जैवलिन थ्रो। तो हम क्या करेंगे, हम आज चारों जो थ्रोज़ हैं, चारों थ्रोज़ के सेक्टर्स देखेंगे कि अंडर रूल्स जो हमारे आईएएएफ से जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस है, जो अभी बन गई है वर्ल्ड एथलेटिक्स। पहले वो क्या थी? आईएएएफ, आईएएएफ थी, अभी वो वर्ल्ड एथलेटिक्स बन गई है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो रूल्स पब्लिश करती है हर साल, उसमें अंडर रूल्स जो हमारे थ्रोइंग सेक्टर्स हैं, वो उसमें क्या-क्या होता है, उसकी मेज़रमेंट्स क्या हैं, किस चीज़ से बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो देख के आपको थ्रोइंग सेक्टर्स के बारे में मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम डिटेल में आसान भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉट पुट से। तो शॉट पुट का आप यहाँ पे फ़ोटो में एक सेक्टर देख रहे होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है, उसके साथ-साथ एक बोर्ड लगा हुआ है आगे और साथ में एक लैंडिंग सेक्टर है और ये 2 व्हाइट लाइन्स हैं और सराउंडिंग में एरिया है। तो हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि अंडर रूल्स ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा थ्रोइंग सर्कल, जो सेंटर में आपको दिख रहा होगा। तो डायमेंशन ऑफ थ्रोइंग सर्कल क्या है? द इनसाइड डायमीटर ऑफ सर्कल शैल बी 2.135 प्लस माइनस 0.005 मीटर, मीन्स इनसाइड डायमीटर। इनसाइड इनसाइड मतलब यहाँ पे आप सर्कल देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मैं एक मिनट व्हाइट पेन लेता हूँ। यहाँ पे जो इस साइड पे ये जो व्हाइट लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये होता है रिम। ये आयरन का, मेटल का होता है। इसके अंदर से, इसके इनसाइड से लेके डायमीटर, डायमीटर लेना। डायमीटर क्या होता है? एक लॉन्गेस्ट लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, उसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो कितना है आपके शॉट पुट का? शॉट पुट का जो सर्कल है, उसका डायमीटर जो है वो है 2.135। और जैसा कि आप जानते हैं कि शॉट पुट है जो वो सर्कल से किया जाता है। तो सर्कल बनाने के लिए डायमीटर चाहिए और डायमीटर से क्या निकलता है? रेडियस। रेडियस कितना होता है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इसको डिवाइड करोगे, लेकिन ये आगे आगे 0.005 मीटर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये आपका जो डायमीटर है वो हो सकता है 2.130 मीटर से लेके 2.140 मीटर, मतलब 2.135 मीटर से 0.05 मीटर कम तो 130 आ जाएगा, और इतना ज़्यादा करोगे तो 0.005 मीटर ज़्यादा करोगे तो 2.140 मीटर आएगा। तो इसके बीच में आप कोई भी डायमीटर लेके उसको डिवाइड 2 बाय 2 करके आपका रेडियस आएगा, उस रेडियस से आपने सर्कल ड्रा करना है, वो सर्कल आपका बन जाएगा थ्रोइंग सर्कल फॉर शॉट पुट। तो इंटीरियर ऑफ सर्कल में क्या लिखते हैं रूल्स? रूल्स लिखता है द इंटीरियर ऑफ सर्कल में बी कंक्रीट। वो कंक्रीट का हो सकता है, जैसे आप फ़ोटो में देख रहे हैं, ये कंक्रीट का ही बनाया है इन्होंने। इसके साथ-साथ ही वो एस्फाल्ट का भी हो सकता है। एस्फाल्ट जो जिससे रोड्स बनते हैं, ब्लैक कलर की होती है, उससे बना सकते हो आप। और सम अदर फर्म मटेरियल, या फिर किसी और मटेरियल से जो फर्म हो, सॉलिड हो, स्ट्रॉन्ग हो, बट नॉट स्लिपरी। लेकिन ये स्लिपरी नहीं होना चाहिए। स्लिपरी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्लिपरी होगा तो जब भी शॉट पुटर जो है वो जब भी थ्रो करेंगे आके तो क्या होगा, उनको स्लिप हो सकती है, वो अच्छे से वो थ्रो नहीं कर पाएँगे, उनकी ग्रिप नहीं बनेगी जूते की, तो उससे अच्छा थ्रो नहीं होगा, तो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। द सरफेस ऑफ द इंटीरियर शैल बी लेवल। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इंटीरियर, जो सर्कल के अंदर का सरफेस है, ये सर्कल तो बाहर आ गया ना, सर्कल तो एक लाइन होती है ऐसे गोल। उसके अंदर का जो सरफेस है वो लेवल होना चाहिए। लेवल मीन्स इधर से ऊँचा हो गया, इधर से नीचे हो गया, इधर से ऊपर हो गया, इधर से नीचे हो गया, ऐसा नहीं है। हर जगह पे वो लेवल होना चाहिए। क्यों लेवल होना चाहिए? क्योंकि जब भी पुटर, शॉट पुटर जो है थ्रो करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो लेवल नहीं है तो। इसलिए ये लेवल होना चाहिए।
The interior surface shall be 20 millimeter plus minus 0.06 millimeter lower than the upper edge of the rim of the circle. तो जो रिम होता है, रिम ये साइड पे होता है, ठीक है? रिम के बारे में हम आगे देखते हैं। रिम ये साइड पे लगा होता है और रिम होता है व्हाइट कलर का। यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं दिख रहा है, मैं व्हाइट कलर ड्रा करता हूँ। रिम होता है व्हाइट कलर का। तो जो व्हाइट कलर का रिम होता है, आप देख सकते हो इससे जो सरफेस है, अंदर वाला जो सरफेस है, वो आपको दिख रहा होगा वो नीचे है थोड़ी-सी, डाउन है, ठीक है? तो डाउन है, कितना डाउन होना चाहिए? 20 मिलीमीटर। उससे 0.06 मिलीमीटर ज़्यादा है, जहाँ उतना कम मीन्स 14 मिलीमीटर से 26 मिलीमीटर के बीच में ये डाउन होना चाहिए रिम से। क्यों डाउन होना चाहिए? क्योंकि डाउन होने से क्या होगा, थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है, जो आपके रेफरीज़ होते हैं, वो देख सकते हैं कि फाउल तो नहीं हो रहा है कहीं पे। कहीं जो शॉट पुटर है उसका पाँव सर्कल के बाहर नहीं आ रहा, तो सर्कल के बाहर कैसे आएगा? अगर रिम के ऊपर टच होता है तो अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि ये सर्कल के बाहर आ रहा है। इसलिए ये इतना डाउन होता है। ये हो गया आपका इंटीरियर ऑफ द सर्कल। उसके बाद है ग्राउंड सराउंडिंग द सर्कल। आपने सर्कल तो बना लिया, आपने सर्कल बना लिया, ठीक है? शॉट पुट का। तो बाहर का ग्राउंड कैसा होना चाहिए? ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं। स्टैंडर्ड रूल्स मीन इंटरनेशनल, नेशनल इवेंट्स में जब कभी भी ये सर्कल शॉट पुट बनाया जाएगा तो इनको फॉलो किया जाएगा। तो क्या बोलता है? कि जो सराउंडिंग ग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए? द ग्राउंड सराउंडिंग द सर्कल मे बी कंक्रीट। ग्राउंड सराउंडिंग सर्कल जो है वो कंक्रीट होना चाहिए। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि जिस रिम के बाहर ग्राउंड है वो कंक्रीट है। सिंथेटिक भी हो सकता है, ये वाला जो सिंथेटिक रेड कलर का है इसको भी आप यहाँ तक ला सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वुड भी हो सकता है, आप वुडन भी सर्कल के सराउंडिंग जो एरिया है उसको वुडन भी कर सकते हैं, या फिर कोई और सूटेबल मटेरियल से बना सकते हैं उसको। उसके बाद आता है आपका रिम, रिम ऑफ द सर्कल। रिम किससे बना है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये मेटल से बना होता है, ज़्यादातर आयरन और स्टील से बनता है, जहाँ और एनी अदर सूटेबल मटेरियल। टॉप ऑफ द रिम शुड फ्लश विद द ग्राउंड। जैसे आपने देखा कि जो इंटीरियर सर्कल है वो रिम से नीचे होता है, रिम उससे ऊपर होता है। लेकिन जो रिम है वो बाहर वाला जो ग्राउंड है, उसके साथ फ्लश करना चाहिए, मतलब उसके बराबर होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिम जो है ये बाहर वाले ग्राउंड के पूरा बराबर है, उससे बाहर कहीं भी नहीं आया हुआ है। ये रूल है कि आपका रिम जो है वो आउटर सरफेस है, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। इनसाइड एंड टॉप ऑफ द रिम शुड बी व्हाइट। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो इनसाइड इनसाइड क्या हो गया? टॉप तो आपको पता है, ये रिम से ये ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टॉप दिखेगा और यहाँ पे आपको इनसाइड दिख जाएगा। तो ये इनसाइड है ये भी व्हाइट होना चाहिए और जो टॉप है वो मीन्स जो रिम जो का मेटल है उसको आप पूरा व्हाइट कलर से कर दोगे तो इनसाइड भी व्हाइट हो जाएगा, टॉप भी व्हाइट हो जाएगा। इस साइड वाला तो दिखेगा नहीं क्योंकि ये आउटर सरफेस के अंदर आ गया। तो इनसाइड रिम का इनसाइड भी क्या है? रिम का इनसाइड भी आपका व्हाइट और रिम का टॉप भी व्हाइट। ये चीज़ आप एक फ़ोटो में देखते हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो रिम है, रिम का इनसाइड भी टॉप है और इनसाइड भी व्हाइट है और टॉप वाला हिस्सा वो भी व्हाइट है। तो ये भी हो गया अंडर रूल्स रिम कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या देख लिया है कि सर्कल जो है उसका डायमीटर 2.135 मीटर होना चाहिए, सर्कल के अंदर का सरफेस कंक्रीट कैसा भी हो सकता है, लेवल होना चाहिए और बाहर का जो रिम है वो टॉप वो आउटर सरफेस के बराबर होना चाहिए और व्हाइट होना चाहिए। ये हम इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी रूल्स हैं, ये सारे के सारे रूल्स डिस्कस थ्रो के लिए, हैमर थ्रो के लिए, डिस डिस्कस के लिए, हैमर के लिए और शॉट पुट के लिए सभी सेम है। इसको आप एक बार क्लियर कर लोगे, तो आपको बार-बार डिस्कस, हैमर और शॉट पुट का अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभी के लिए ये रूल्स सेम होते हैं। उसके बाद है व्हाइट लाइन। व्हाइट लाइन भी सेम है डिस्कस, हैमर और किसके लिए? शॉट पुट के लिए। क्या है व्हाइट लाइन? ये देखो यहाँ पे आपको देखिए, ये है व्हाइट लाइन एक, ये दूसरी व्हाइट लाइन। तो व्हाइट लाइन का क्या रूल है? रूल क्या बोलता है व्हाइट लाइन के बारे में? रूल बोलता है अ व्हाइट लाइन 50 मिलीमीटर वाइड। मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 50 मिलीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होनी चाहिए। 50 मिलीमीटर वाइड विथ ड्रॉन फ्रॉम टॉप ऑफ द रिम। ड्रा कहाँ से करनी है ये? जो रिम है उसके टॉप से ड्रा करनी है। क्यों टॉप से ड्रा करनी है? क्योंकि ये भी फाउल इंडिकेटर लाइन होती है, फाउल दिखाने के लिए। तो रिम जो है, रिम के ऊपर पाँव लगेगा तो फाउल होता है। तो यहाँ पे अगर रिम के बाहर ड्रा करोगे लाइन, प्लेयर का पाँव रिम के ऊपर आ गया तो
वहाँ पे डाउट हो जाएगा कि वो फाउल है कि नहीं, इसलिए रिम के ऊपर से ही स्टार्ट करनी होती है वो लाइन, ठीक है? तो क्या बोल रहा है फिफ A white line 50 mm wide shall be drawn from the top of the rim, extending for at least 0.75 meter on either side of the circle. और इनको एक्सटेंड कितना करना है 0.75 मीटर मीन 75 सेंटीमीटर ये एक्सटेंड होनी चाहिए और आइदर साइड इधर भी होनी चाहिए दूसरी साइड भी होनी चाहिए और ये एटलीस्ट है आप इसको बढ़ा भी सकते हो आगे भी ले सकते हो इधर से भी बढ़ा सकते हो जैसे व्हाइट कलर मैं करूँगा यहाँ पे तो आप इसको ऐसे करके तो आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो, इधर से भी आगे कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हो। क्योंकि ये फाउल इंडिकेटर लाइन है, तो 75 सेंटीमीटर से भी काम चल जाता है, जहाँ तक कि इंडिविजुअल का पाँव जाता है बाहर तो आपको पता चल जाएगा कि जो शॉट पुटर है उसने फाउल किया है कि नहीं किया है। इसलिए इनकी 75 सेंटीमीटर इसकी अ, लेंथ होती है मिनिमम। उसके बाद है व्हाइट लाइन के बारे में क्या बोल रहा है? द व्हाइट लाइन में बी पेंटेड इसको आप पेंट भी कर सकते हो बाहर मतलब सरफेस के ऊपर पेंट कर दिया और मेड ऑफ वुड और वुड आप लकड़ी भी लगा सकते हो यहाँ पे व्हाइट कलर का पेंट करके और अदर सूटेबल मटेरियल जहाँ फिर कोई और सूटेबल मटेरियल आप टेप भी लगा सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है टेपिंग है तो वो कर सकते हो The rear edge of the white line shall be prolongation of a theoretical line through the center of the circle at the right angle to the center line. If the land ऑफ द यहाँ पे ऑफ आएगा ऑफ द लैंडिंग सेक्टर ठीक है तो ये क्या बोल रहा है कि जो व्हाइट लाइन है वो ड्रा कहाँ पे करनी है सबसे मेन बात ये समझने वाली ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए काफी काम आएगी आपको व्हाइट लाइन जो है वो ड्रा कैसे होती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो सबसे आप यहाँ पे देखो कि ये आ गया आपका सेंटर सर्कल का ठीक है यहाँ से आपने क्या करना है एक एक लाइन ड्रा करनी है बिल्कुल थ्रोइंग डायरेक्शन में एक सीधी लाइन ड्रा होगी थ्रोइंग ये है आपकी थ्रोइंग डायरेक्शन ठीक है सीधी लाइन है तो जो आपकी थ्रोइंग डायरेक्शन की सेंटर लाइन है सेक्टर की सेंटर लाइन बोलते हैं इसको सेक्टर जहाँ पे आप देख लो लिखा हुआ है ये सेंट सेंट एट द एंगल ऑफ जो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको देखो द रेयर एज ऑफ द व्हाइट लाइन जो है इसका रेयर एज मतलब ये फॉरवर्ड वाला एज है इधर इधर रेयर एज ये चौड़ी होगी ना 50 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी तो इस साइड वाला जो एज है इस साइड वाला एज जो है मान लो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ लाइन को आपको समझ आएगा कि मान लो ये लाइन है व्हाइट लाइन ठीक है ये 5 सेंटीमीटर होगी और इधर भी 5 सेंटीमीटर होगी तो आपको समझ आएगा ये क्या बोलना चाहता है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया दोनों साइड पे एक एज ये हो गया लाइन का दूसरा एज इधर हो गया ठीक है मैं ब्लैक से करता हूँ एक एज इस साइड है दूसरा एज इस साइड है ठीक है तो बोल रहा है कि जो रेयर एज है रेयर वाला हो गया ये वाला ये आप फॉरवर्ड वाला हो गया रेयर एज ये किसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी है बोल रहा है सेंटर से पास करेगी और यहाँ तक आएगी ठीक है तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी किसके एक सेक्टर एंगल की सेंटर लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करनी है आपने वो लाइन ड्रा करके उसकी लाइन वो लाइन और जो इंडिकेटर लाइन है और उसका ए रेयर एज दोनों एक लाइन में आना चाहिए यहाँ पे फाउल गलती क्या हो सकती है आपकी सेक्टर बनाने में आप अगर इधर बना दो लाइन व्हाइट लाइन इधर बना दी मान लो आप तो इधर आ गई ये इतनी इधर आ गई तो यहाँ पे एथलीट अगर टच करेगा तो आप फाउल दे दोगे लेकिन वो फाउल है नहीं फाउल क्यों नहीं है वो क्योंकि वो जो लाइन है वो आपने क्या करी है वो इस लाइन से इस सेंटर लाइन से पीछे ड्रा करी है पीछे तो फॉल होता ही नहीं है सेंटर लाइन के आगे फॉल होता है मतलब हाफ जो सर्कल है आपका जो सर्कल ये आधा सर्कल हो गया इसके पीछे से प्लेयर नहीं निकला है, इसके आगे से नहीं निकलना है। तो ये जो व्हाइट लाइन है इसके आगे ड्रा होगी इधर। इधर से भी इसके आगे ड्रा होगी ताकि इधर पीछे से प्लेयर निकले यहाँ पे पाँव टच करे तो वो फाउल ना दिया जाए। इसलिए बोल रहा है कि इधर देखो अभी रूल में क्या लिखा है पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। द रेयर एज ऑफ व्हाइट लाइन का जो रेयर एज है शैल वी प्रोलॉन्गेशन ये क्या होना चाहिए प्रोलॉन्गेशन किसकी प्रोलॉन्गेशन मतलब एक्सटेंशन किसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए ऑफ ए थियोरेटिकल लाइन एक थियोरेटिकल लाइन जो आपको हमने ड्रा करी यहाँ पे लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल भी एक थियोरेटिकल लाइन ये आपकी लाइन है जो लाइन ए और बी है ये थियोरेटिकल लाइन है एट द राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द लैंडिंग सेक्टर की जो सेंटर लाइन है उसके राइट एंगल पे एक थियोरेटिकल लाइन ड्रा करिए मैं नीचे बनाता हूँ आपको ये यहाँ पे ये है सीधी एक लाइन
ये है, ये लास्ट वाली जो बोल रहा है ये। हाँ भैया। वो ये है। सेंटर लाइन ऑफ लैंडिंग सेक्टर, ये आ गई सेंटर लाइन ऑफ लैंडिंग सेक्टर, सेंटर लाइन ऑफ लैंडिंग सेक्टर, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे, उसके परपेंडिकुलर पे आप एक लाइन ड्रा करो ऐसे, ये एक लाइन आ गई। उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करके, तो उस लाइन ये लाइन, ये 5 सेंटीमीटर नहीं होगी, ये बिल्कुल माइन्यूट सी लाइन होगी, एक mm, एक पतली से पतली लाइन होगी ये। तो इससे आगे आपने वो लाइन ड्रा करनी है, और इससे, जैसे ये लाइन होगी आगे, तो जो व्हाइट लाइन ड्रा करनी है आपने, वो इससे आगे ड्रा करनी है, इधर, इधर आएगी वो लाइन 5 सेंटीमीटर चौड़ी। ये ब्लैक लाइन, ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी नहीं है, ये बिल्कुल पतली सी बारीक सी एक थ्योरेटिकल लाइन है, ये होती नहीं है, मतलब ऐसे इमेजिन करनी पड़ती है। तो उसके आगे आपने व्हाइट लाइन ड्रा करनी है, तो ये बन जाएगा आपका व्हाइट लाइन इंडिकेटर। हम डिटेल में क्यों कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ, ये डिस्कस में, शॉट पुट में, हैमर में, तीनों में एक जैसे हैं। एक बार आपने समझ लिए, सभी के समझ लिए मान लो। इसलिए मैंने बोला था वीडियो से पहले ही कि ये वाली वीडियो देख के आपको सेक्टर में, जो सेक्टर्स हैं, थ्रोइंग सेक्टर्स, उनमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अगर सीखना है तो आराम से पढ़िए, अगर सिर्फ पास होना है जल्दी-जल्दी, आपने कुछ सीखना नहीं है, तो आपकी चॉइस है, आप कोई और वीडियो देख देख सकते हैं जहाँ पे आपको जल्दी-जल्दी पढ़ाया जाए, और सिर्फ पास मार्किंग के लिए किया जाए, और एंड में कई बार वो भूल जाता है, लाइफ टाइम काम कभी नहीं आता है। उसके बाद है लैंडिंग सेक्टर। हमारा ये तो हो गया अभी, हमने क्या-क्या कर लिया है इसमें? हमने कर लिया है सर्कल के बारे में, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल, ग्राउंड सराउंडिंग सर्कल, रिम ऑफ द सर्कल, उसके बाद व्हाइट लाइन जो है वो हो गया। अभी बच गया हमारा लास्ट पॉइंट, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है लैंडिंग सेक्टर। लैंडिंग सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे जाके शॉट गिरता है। तो ये आपका, ये है लैंडिंग सेक्टर, ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूँ। ये है आपका लैंडिंग सेक्टर आगे जो दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है, ये जितना भी एरिया दिख रहा है आपको, मेरे को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैंडिंग सेक्टर, लैंडिंग सेक्टर में क्या के बारे में क्या बोल रहा है रूल? द लैंडिंग सेक्टर शैल कंसिस्ट ऑफ सिंडर और ग्रास और अदर सूटेबल मटेरियल। तो लैंडिंग सेक्टर जो है वो चूना ग्रास से होना चाहिए, या कोई ऐसे मटेरियल से होना चाहिए ऑन विच इम्प्लीमेंट मेक्स एन इम्प्रिंट, जिसमें इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट क्या होता है? इम्प्लीमेंट शॉर्ट भी हो सकता है, डिस्कस भी हो सकती है, और उसके साथ साथ आपका हैमर भी हो सकता है, ठीक है? तो तीनों जो इम्प्लीमेंट हैं, वो लैंडिंग सेक्टर में गिरे हैं, तो लैंडिंग सेक्टर पे इम्प्रिंट हो, उसका निशान पड़ जाए, गिरने में निशान पड़ जाए, ठीक है? लैंडिंग सेक्टर में इसलिए ग्रासी होना चाहिए, मिट्टी हो, ग्रास आया हो, या फिर कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसके ऊपर निशान पड़े। सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट लिखा है द मैक्सिमम ओवरऑल डाउनवर्ड इंक्लिनेशन ऑफ लैंडिंग सेक्टर शैल नॉट एक्सीड, ओवरऑल इंक्लिनेशन होनी चाहिए लैंडिंग सेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ थ्रोइंग, थ्रोइंग डायरेक्शन में इधर की तरफ थोड़ी सी ढलान होनी चाहिए, लेकिन ढलान कितनी होनी चाहिए? ढलान होनी चाहिए कि अगर आप इधर से 1 किलोमीटर आगे चले जाओ, तो सिर्फ 1 मीटर ही कम हो, 1 मीटर नीचे हो बस। तो इतनी ढलान होनी चाहिए। देखो, 1000 मीटर पे 1 मीटर, 0.01%, 0.1%। ढलान क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपका शॉट पुट इधर गिरा, तो गिरने के बाद थोड़ी सी वापस आ गया, तो जजेस जो है उनको पता नहीं चलेगा शॉट पुट कहाँ पे गिरा है, वो इधर गिरा है, इधर गिरा है। तो क्योंकि आपको पता है मिलीमीटर में भी वहाँ पे विनर डिक्लेयर होता है कि 1 मिलीमीटर किसका कम है, किसका ज़्यादा है। इसीलिए थोड़ी-सी ढलान होनी चाहिए। वापस इस साइड ढलान नहीं होनी चाहिए, इस साइड होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए? 0.1% इंक्लिनेशन होनी चाहिए, मीन्स 1 किलोमीटर चलने पे 1 मीटर की ही डेप्थ, गहराई होनी चाहिए। तो समझ आ गया ये इंक्लिनेशन क्यों होनी चाहिए। दो चीज़ें हैं आपके लैंडिंग सेक्टर में, एक तो वो मिट्टी का होना चाहिए ताकि उसमें शॉट गिरे, डिस्कस गिरे या हैमर गिरे तो निशान पड़ जाए, और दूसरा वो इंक्लाइन होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल कम इंक्लिनेशन होनी चाहिए ताकि जो भी इम्प्लीमेंट है वो गिर के वापिस ना आए, जिससे आपका जो इम्प्रिंट है, जो निशान बना है वो खराब ना हो जाए। नेक्स्ट लैंडिंग सेक्टर मार्किंग। लैंडिंग सेक्टर बनाया किससे है वो तो हो गया, लेकिन अब मार्किंग मतलब
कितना बड़ा होगा लैंडिंग सेक्टर? लैंडिंग सेक्टर पूरा ग्राउंड आप लैंडिंग सेक्टर कर दो, कहीं भी प्लेयर उठा के शॉट पुट डिस्कस फेंक देगा, तो क्या हो जाएगा? तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ पहले, फिर मैं बताता हूँ कि इसकी डायमेंशन क्या है। ये लाइन दिख रही है व्हाइट लाइन, यहाँ से आप मान लो इधर से हमने ये सीधा इधर कर लिया, इधर से व्हाइट लाइन है, ये लाइन सीधी होती है, यहाँ पे नहीं बन रही है, आप इमेजिन कर लो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंडिंग सेक्टर की मार्किंग क्या बोल रहा है? द लैंडिंग सेक्टर शैल बी मार्क्ड विद व्हाइट लाइंस। व्हाइट लाइन से मार्क होगा 50 सेम जैसे यहाँ पे 50 5 सेंटीमीटर थी, वैसे ये वाली लाइन भी 50 होगी, शॉर्ट पुट में, हैमर में, जैवलिन में, सभी में। और जो दोनों लाइन्स हैं, 2 लाइन्स हैं, ये आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल होती हैं जैसे एक चीज़ चल रही है, दूसरी बराबर जा रही है। जहाँ फिर किसी एंगल पे होंगी, तो किसी एंगल पे होती हैं, ये पैरेलल नहीं होती हैं। तो वो एंगल होता है 34.92 डिग्री इनके लिए, शॉट पुट, डिस्कस और हैमर के लिए, ठीक है? जैवलिन का हम बाद में देखते हैं, जब नीचे जैवलिन का सेपरेट में 1-2 पॉइंट रह रह जाएगा, वो करवा देंगे वहाँ पे। लैंडिंग सेक्टर शैल बी मार्क्ड with white lines 50 wide at angle of 34.92 degrees such that the inner edge of the lines, if extended, would pass through the center of the circle. कैसे 34.92 डिग्री होगा? अगर इनको, ये एक्सटेंडेड नहीं, अंदर नहीं आती, लेकिन अगर आप बाई चांस इसको एक्सटेंड करते हो, तो इसका भी इनर एज, जैसे यहाँ पे बताया था ना, रियर एज, इसका इनर एज, इनर कौन सा है? ये बाहर वाला है, ये इनर है, ठीक है? ये इनर एज है, मान लो मैं इसको थोड़ा चौड़ा ऐसे करता हूँ, ये है मान लो 5 सेंटीमीटर की लाइन, तब इसका इनर एज कौन सा है? ये वाला इनर एज है। वैसे यहाँ पे भी करता हूँ अगर, ठीक है, ये जुड़, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं ना, ठीक है? तो इस तरह से मिलनी चाहिए, लेकिन ये मिलने कहाँ पे चाहिए? ये मिलने चाहिए बिल्कुल सेंटर ऑफ सर्कल में, तो हम यहीं से बनाते हैं। यहाँ सेंटर ऑफ सर्कल है, इधर से आपने लाइन एक्सटेंड करी ऐसे, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, मान लो इधर से आपने लाइन एक्सटेंड करी, ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन, ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन। इस लाइन, दोनों लाइन्स का जो इनर एज है वो यहाँ पे वो कर रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड, आउटर एज यहाँ पे कर रहा है। लेकिन सेंटर ऑफ सर्कल कौन सा है? सेंटर ऑफ सर्कल ये है, ये वाला है सेंटर ऑफ सर्कल। ये देख लो, ये लाइन इधर से पास हो रही है ना, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। तो इसीलिए इनर एज कहाँ पे इंसाइड करना चाहिए? द लैंड The landing sector shall be marked with white line 50 wide at angle of 34.92 degrees such that inner edge of lines, if extended, अगर extend करोगे इधर तक, would pass through the center of the circle. वो center of circle से pass होना चाहिए। extend करोगे, और extend कर दो आगे, ये इधर आ जाएगी। इसको और extend कर दो, ये इधर आ जाएगी। ठीक है? लेकिन इनका inner edge यहाँ पे coincide कर रहा है, outer edge यहाँ पे coincide कर रहा है। तो इसीलिए उस तरह से ड्रा करनी है, inner edge coincide करे center पे। क्लियर हो गया आपको कि जो आपकी व्हाइट लाइन्स है वो कैसे ड्रा करनी है? तो ये हो गए आपके लैंडिंग सेक्टर्स जो है, लैंडिंग सेक्टर की एज़ पर रूल्स किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं शॉट पुट की। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि ये जो रूल्स हैं सभी के लिए कॉमन है। कुछ चीज़ें हैं जो अलग-अलग हैं, बाकी वालों से मैक्सिमम कॉमन है। क्या-क्या कॉमन है? सभी में थ्रोइंग सर्कल की जो उसको छोड़ के, डायमीटर को छोड़ के अंदर से सरफेस कैसा होगा, ये सारा कुछ कॉमन है। तो शॉट पुट का हम पहले करें। शॉट पुट का एक पॉइंट रहता है आपका स्टॉप बोर्ड। स्टॉप बोर्ड कहाँ होता है? जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये व्हाइट कलर का एक बोर्ड है। ये व्हाइट कलर का बोर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है? दूसरी फ़ोटो में देखिए, यहाँ पे भी ये व्हाइट कलर का बोर्ड दिख रहा है, ठीक है? तो दोनों में आपको बोर्ड दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्टॉप बोर्ड। स्टॉप बोर्ड के लिए रूल्स क्या बोलते हैं? स्टॉप बोर्ड के लिए रूल्स बोलते हैं, द स्टॉप बोर्ड शैल बी व्हाइट। दोनों जगह पे आपको कैसा कलर दिख रहा है? व्हाइट कलर दिख रहा है ना? तो ये व्हाइट होना चाहिए, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? यहाँ पे नीचे ही देखते हैं हम एक बार भी। मेड अप ऑफ वुड और अदर सूटेबल मटेरियल। ये लकड़ी से बना होना चाहिए या फिर कोई और सूटेबल मटेरियल आप मेटल से बना सकते हो। द बोर्ड शुड बी इन शेप ऑफ आर्क। बोर्ड की शेप देखो कैसी है, इधर से स्ट्रेट है और यहाँ पे आके इधर से स्ट्रेट नहीं, इधर से आर्क बनी हुई है ऐसे, इस तरह से एक ये आर्क है और फिर ये मुड़ा हुआ है वापस, ठीक है? तो इसकी शेप आर्क की तरह होनी चाहिए। वो आर्क कौन सी, कहाँ, कैसे बनानी है वो आर्क? सो दैट द इनर एज, नॉर्मली आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में देखोगे तो जो आपका जो नीचे रिम आ रहा है, ये रिम आ रहा है नीचे, बिल्कुल रिम के ऊपर
बराबर आर्क बना देनी है। तो रिम के बराबर की आर्क क्या होती है? वो होती है दैट द इनर सरफेस, जो बोर्ड का इनर सरफेस है, अंदर वाला सरफेस जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ ये इनर सरफेस है बोर्ड का, ठीक है? बोर्ड का जो इनर सरफेस है, ये कोइंसाइड करना चाहिए, किसके साथ अलाइन करना चाहिए? इनर एज ऑफ द रिम, रिम का जो इनर एज है, रिम का जो इनर एज है उसके साथ कोइंसाइड बराबर होना चाहिए उसके, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सर्कल। और सर्कल का सरफेस है उसके बोर्ड परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे रखना है आपने, ठीक है? इट शुड बी प्लेस सो दैट द सेंटर कोइंसाइड विद द सेंटर लाइन ऑफ लैंडिंग सेक्टर, और उसको ऐसे रखना है कि जो बोर्ड का, ये मान लो ये बोर्ड का सेंटर है ना, और लैंडिंग सेक्टर का सेंटर कौन सा है? लैंडिंग सेक्टर का सेंटर भी यही है। तो दोनों कोइंसाइड करना चाहिए। आप बोर्ड यहाँ पे नहीं लगा सकते, या फिर यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, कहीं भी नहीं लगा सकते। आपको कहाँ लगाना है? जहाँ पे बोर्ड का सेंटर और लैंडिंग सेक्टर जो है वो दोनों क्या करें? कोइंसाइड करें, आपस में बराबर हो जाए, ठीक है? ये हो गया आपका स्टॉप बोर्ड का प्लेसमेंट कहाँ है। इट शुड बी फिक्स्ड फर्मली, उसको फर्मली फिक्स करना है। ये नहीं है कि एथलीट जो है वो क्या करे, एथलीट जैसे यहाँ पे थ्रो कर रहा है बोर्ड को, वो टच करेगा तो बोर्ड निकल गया, आगे निकल गया तो पता नहीं चलेगा फाउल हुआ कि नहीं हुआ। ये सारे रूल्स जो है क्यों होते हैं? ताकि फाउल्स देखने के लिए, कि फाउल्स कैसे पता चले, कोई अनफेयर एडवांटेज ना ले ले, तो इसलिए बोर्ड फिक्स होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि फाउल हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाए। और साथ में ये बोर्ड सपोर्ट करता है एथलीट को। द स्टॉप बोर्ड शैल मेजर स्पोर्ट, ये तो बोर्ड तो हमने डायमेंशन देख ली, शेप देख ली, वो होना कितना बड़ा चाहिए। आप इतना बड़ा बना लो पूरा, यहाँ से यहाँ तक बोर्ड ही बना लो, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड होता है 0.112 मीटर टू 0.30 मीटर मीटर बाइट। इसकी विड्थ विड्थ कैसी होती है? विड्थ होती है, विड्थ जो है वो आपको पता है, रेक्टेंगल जो है उसकी जो लंबा हिस्सा है वो लेंथ होती है, जो छोटा हिस्सा है वो विड्थ होती है। तो यहाँ पे आप विड्थ देख सकते हो, यहाँ पे ये इतनी विड्थ है, लेकिन सेंटर में दिख रहा है आपको विड्थ छोटी है, साइड में फिर मैं नीचे बनाता हूँ। बोर्ड पता है कैसे है? ये ऐसे बोर्ड है, ऐसे, ये इस तरह से है बोर्ड। तो यहाँ पे साइड पे कितनी चौड़ाई है? सेंटर में बिल्कुल कम चौड़ा है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, एंड में बिल्कुल ज़्यादा है। इधर से भी सेंटर में छोटा है तो साइड में ज़्यादा है, बिल्कुल इस साइड में ज़्यादा है। इसलिए इन्होंने विड्थ कहाँ से कहाँ तक दी है? साइड में बोल रहा है 30 0.3 मीटर मीन्स 30 सेंटीमीटर, और सेंटर में बोल रहा है 112 मीन्स 11.2 सेंटीमीटर सेंटर से, इसकी चौड़ाई जो है। और लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ बोर्ड की होनी चाहिए 1.21 मीटर से ले प्लस माइनस 0.01 मीन्स 1.20 से लेके 1.22 मीटर तक इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। जो 1.22 मीटर आपको पता है कि जो ट्रैक के लेन की भी विड्थ होती है। हाइट ऑफ द बोर्ड, अभी बोर्ड है लकड़ी का है, इसकी कोई हाइट भी होगी, नीचे से ऊंचा भी होगा थोड़ा सा, बिल्कुल ग्राउंड के बराबर तो होगा नहीं। तो हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 0.10 मीटर, और 0.08 मीटर। इससे कम हो सकता है और इससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है? ये होगी बोर्ड की डायमेंशन। ये हो गया आपका शॉर्ट पुट का, हैमर का, डिस्कस का, सभी के थोड़े मिक्स रूल्स हो गए हैं। इसमें बीच में शॉर्ट पुट का आपका स्कोप बोर्ड अलग से था। अभी हम नेक्स्ट, अगर हम जब हम अभी हैमर का देखेंगे तो आपको शॉर्ट पुट के क्लियर हो जाएंगे कि अलग कौन से हैं। हैमर में भी सेम चीज सर्कल होगा। सर्कल का आपको बताया, सर्कल की डायमेंशन यही सेम, जैसी जितनी शॉर्ट पुट की है उतनी ही रहेगी, उसका डायमीटर जो है उतना ही रहेगा। इंटीरियर ऑफ सर्कल सेम रहेगा, जिस जैसे शॉर्ट पुट का था वैसे ही हैमर का इंटीरियर ऑफ सर्कल के रूल्स रहते हैं। उसी तरह से जैसे ग्राउंड सराउंडिंग द सर्कल है, सेम रूल है शॉर्ट पुट का और हैमर का। रिम का जो है सेम रूल है, क्योंकि डायमेंशन सेम है, सेम रूल है। रिम के रूल्स भी फ्लश होना चाहिए ग्राउंड के साथ। इनसाइड टॉप ऑफ द रिम व्हाइट होना चाहिए, स्टील आयरन सीटोल मटेरियल से बना होना चाहिए। व्हाइट लाइन इंडिकेटर है वो भी सेम होना चाहिए कि व्हाइट लाइन जो है 5 सेंटीमीटर वाइड होगी। टॉप ऑफ द रिम से ड्रा करोगे कम से कम 75 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए वो। व्हाइट लाइन जो है पेंटेड होनी चाहिए या फिर वुड से बनी होनी चाहिए। उसके बाद रेयर एज जो है वो सेंटर लाइन जो है इससे आगे वाली साइड इसको ड्रा करना है। ये हमने देख लिया पूरा डिटेल में। उसके बाद लैंडिंग सेक्टर जो है वो भी सेम है कि लैंडिंग सेक्टर सिंडर का होना चाहिए, ग्रास का होना चाहिए, या अदर सूटेबल मटेरियल जिसके ऊपर निशान पड़े। इसके अभी हैमर के निशान पड़ेंगे, पहले शॉर्ट पुट कर रहे थे, अभी हैमर के निशान पड़ेंगे। द मैक्सिमम ओवरऑल डाउनवर्ड इंक्लिनेशन इसकी भी सेम है कि हैमर पड़ के वापस ना आ जाए। उसके बाद लैंडिंग सेक्टर जो है वो भी व्हाइट लाइन से मार्क्ड होगा, जैसे सेम शॉर्ट पुट में था। उसका एंगल भी 34.92 डिग्री होगा और इसका इनर एज जो है
वो पास करेगा सेंटर से, जो लाइन्स वो आपको बताई थी, ऐसे व्हाइट लाइन्स 2 आएँगी तो उसका इनर एज जो है वो सेंटर से पास करता है। ये भी आपको बताया हमने डिटेल में। जिसको नहीं समझ आया वो बैक करके वीडियो फिर से देख ले। तो स ड हैमर का सेम रहेगा, सिर्फ़ थोड़ा-सा क्या डिफ़रेंस है हैमर में आपको ये एक चीज़ है कि हैमर का आपको केज बनाना पड़ता है। ये देख लो साइड पे ये केज लगा हुआ है। केज मतलब जाला, जंगला जिसको बोलते हो आप, जिससे हैमर जो है फेंकेगा तो हैमर घूम के फेंकते हैं ना, हैमर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो आपको पता है इसका वेट काफ़ी होता है 7.26 केजी, 0 केजी होता है, तो ये किसी को लग जाए तो काफ़ी सीवियर इंजरी हो सकती है, इसलिए इसको केज के अंदर से करते हैं। शॉट पुट छोटा होता है, उसको घुमा के नहीं फेंकना होता है, वो इतनी दूर भी नहीं जाता है शॉट पुट, आपको पता है कि 20, 22, 25 मीटर 20, 22, 23 मीटर तक ही जाता है, मैक्सिमम इंटरनेशनल इवेंट में और हैमर जो है वो काफ़ी दूर चला जाता है, 60-70 मीटर भी जाता है। इसलिए इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और केज में करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो में भी लगभग सेम रहेगा सर्कल के रूल्स, बस सिर्फ सर्कल थोड़ा-सा बड़ा होता है यहाँ पे, बस ये पॉइंट अलग है डिस्कस का कि सर्कल का वहाँ पे डायमीटर था शॉट पुट और हैमर में 2.135 मीटर प्लस माइनस इतना मतलब 2.130 से लेके 2.140 मीटर था ना, यहाँ पे 2.45 मीटर से लेके 2.55 मीटर तक डायमीटर है, इसका हाफ करके रेडियस रेडियस बना के आप सर्कल ड्रा कर सकते हो। बस ये थोड़ा-सा बड़ा बनाना है, बाकी रिम का सारा कुछ सेम रखना है कि रिम जो है होगा बड़ा रिम, लेकिन वो रिम जो है वो स्टील का बनेगा, फ्लश करेगा ग्राउंड के साथ, ये सारा कुछ होगा। उसके बाद इंटीरियर सरफेस सेम रहेगा, प्लेन रहेगा, कंक्रीट का बना सकते हो, एस्फाल्ट का बना सकते हो, हर मटेरियल से होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, रिम से नीचे होना चाहिए वो, ये सारा कुछ सेम रहेगा। उसके बाद ग्राउंडिंग सराउंडिंग जो है सराउंडिंग ग्राउंड जो है वो कंक्रीट का बना सकते हो, सिंथेटिक वुड का बना सकते हो। रिम जो है वो इतना होना चाहिए, ये फ्लश होना चाहिए, ठीक है? उसका इंटीरियर और टॉप व्हाइट होना चाहिए, सारा कुछ सेम रहेगा। व्हाइट लाइन जो है वो भी सेम रहेगी, जो हमने प बार-बार नहीं बोलूँगा मैं, रिपीट हो जाएगा। लैंडिंग सेक्टर का भी सेम रहेगा और लैंडिंग सेक्टर मार्किंग भी सेम रहेगी, जहाँ पे आप देख भी सकते हो ये सर्कल है, उसके बाद ये व्हाइट लाइन्स हैं, ये सेक्टर बना हुआ है, ठीक है? ये जो पतली वाली लाइन्स हैं, ये लाइन्स पहले ड्रा करी जाती हैं, किसको बनाने के लिए? सेक्टर बनाने के लिए, उसके बाद इनको मिटा दिया जाता है। जैसे आप देखते हो कि ये जो लाइन है, ठीक है? ये लाइन जो दिख रही है, ये लाइन इसके बाहर है, ये और ये वाला लाइन इसके बाहर है। उसके बाद आता है आपका जेवलिन थ्रो। जेवलिन ये तीनों हो गए शॉट पुट, हैमर और डिस्कस। जेवलिन का वो सर्कल से नहीं करी जाती है, जेवलिन रनवे से की जाती है, दौड़ के करी जाती है, ठीक है? इसलिए जेवलिन का रनवे होता है, वो थोड़ा-सा हमें देखना पड़ेगा, छोटा-सा टॉपिक रह गया है, 5-10 मिनट में कवर हो जाएगा। द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे, रनवे जैसे वहाँ पे सर्कल था, सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए? सर्कल बनाने के लिए चाहिए रेडियस और रास्ता बनाने के लिए, रनवे बनाने के लिए क्या चाहिए? लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए। तो लेंथ लंबाई कितनी होगी? कम से कम बोल रहा है 30 मीटर होनी चाहिए और इंटरनेशनल इवेंट में अगर आपके पास जगह है तो आप 36.50 मीटर तक उसको लेके जा सकते हैं। इट शैल बी मार्क्ड बाय 2 पैरेलल लाइन्स, तो वो कैसे ड्रा होगा? पैरेलल लाइन्स बनाएँगे, 2 लाइन्स बनाएँगे, बीच में रास्ता बन जाएगा जिसको रन वे बोलते हैं, ठीक है? 30 से 36.50 मीटर होती है। तो वो दोनों लाइन्स हैं 4 मीटर वाइड होंगी, मतलब अपार्ट होंगी, मतलब जो रनवे है वो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 4 मीटर। 36.50 मीटर होगी इसकी लेंथ और 4 मीटर होगी विड्थ। The throw shall be made from behind the arc of a circle drawn with a radius of 8 मीटर। और थ्रो जो है वैसे जैसे वहाँ पे सर्कल था तो उसके अंदर से थ्रो करना है, यहाँ पे रनवे तो बनाया है लेकिन रनवे का कहीं पे रास्ता का बंद भी करना पड़ेगा, नहीं तो जैवलिन वाला प्लेयर जैवलिन लेके दौड़ते-दौड़ते ही आगे चला जाएगा 70, 80, 90, 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा। उसको ब्रेक लगानी है, तो ब्रेक लगाने के लिए एक आर्क बनाई होती है। आर्क क्या होगी? आर्क सेम चीज़ है, आर्क बनाने के लिए आपको रेडियस चाहिए। अब रेडियस कितना होगा? अब रेडियस होगा 8 मीटर। ठीक है, कितना होगा? 8 मीटर। यहाँ से आपने सेंटर से 8 मीटर या इस कोने से 8 मीटर इधर जाना है, इस कोने से 8 मीटर इधर आना है, इस सेंटर से 8 मीटर ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट से आपने एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है? डिटेल में हम बाद में बताएँगे कि कैसे ड्रा करते हैं, हम सिर्फ अभी रूल्स देख रहे हैं। The arc shall consist of an at least 70 wide strip painted or made of wood। तो आर्क की विड्थ कितनी होगी? ये सिर्फ एक लाइन है जो 7 सेंटीमीटर वाइड होती है। मतलब 70 मिलीमीटर वाइड होती है पूरे एथलेटिक्स में। बाकी सारी लाइन्स जो हैं 550 मिलीमीटर चौड़ाई होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। सिर्फ जैवलिन वाली ये आर्क जो है ये 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। क्यों होती है ये 7 सेंटीमीटर चौड़ी? इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि ये जो लाइन्स हैं, ये बनाई जाती है इतनी चौड़ी, क्योंकि प्लेयर जो है वो दौड़ते हुए आता है तो दूर से उसको विज़िबिलिटी अच्छी दिखे,
क्योंकि 40 मीटर दूर से आएगा तो उसको आगे दिखना चाहिए कि ब्रेक कहाँ लगी, ठीक है? ये भी एक कारण होता है इसका, चौड़ाई चौड़ा बनाने का भी वो अभी एक बार बना दिया अभी वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है? और व्हाइट होनी चाहिए, इट शैल बी व्हाइट एंड फ्लश विद द ग्राउंड और ये व्हाइट होना चाहिए और ग्राउंड के साथ फ्लश होना चाहिए, बराबर होना चाहिए पूरा, ग्राउंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मगर ये ऊपर कैसे हो सकती है लाइन? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि या तो आप पेंट कर सकते हो या फिर वुड से आप लकड़ी का भी कुछ लगा सकते हो यहाँ पे, तो लकड़ी का लगाओगे तो वो भी ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए ग्राउंड के, ठीक है? इसलिए वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर लाइन सेम आपको बताया 75 सेंटीमीटर लेंथ होगी इसकी, लेकिन ये ड्रा कहाँ से करनी है? इट शैल बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द आर्क एट राइट एंगल टू द पैरेलल लाइंस। जो आर्क है, आर्क जहाँ पे खत्म होती है और जो ये लाइन आ रही है रनवे की, इसके 90 डिग्री पे आपने वो ड्रा कर देनी है। मीन्स रनवे की लाइन के 90 डिग्री पे और जहाँ पे आर्क खत्म होती है उसको एक्सटेंड कर देना, ठीक है? दीज़ लाइन शैल बी व्हाइट, जो बाहर वाली लाइन है वो भी कौन-सी होनी चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए, आपको पता है ये व्हाइट होती हैं, ठीक है? मार्किंग जो है व्हाइट ही होती है एथलेटिक्स में। और These it shall be drawn from extremities of the arc to the parallel lines. These lines shall be white and at least 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 70 वाइड। ये भी 70 वाइड होनी चाहिए और इस ये भी क्यों बनाई जाती हैं? ताकि एथलीट जो है जब जेवलिन थ्रो करे तो बाहर निकले तो इधर से निकले, ठीक है? इधर से निकले, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये छोटी-सी एक लाइन है, इसके बारे में कोई बताएगा आपको? ये वाली जो लाइन्स हैं, 4 मीटर दूर, ये क्यों है? इसका भी बहुत अहम रोल है। इसका रोल क्या है कि प्लेयर जो है वो मेज़रमेंट कब करते हैं, जो सॉरी जजेस जो है मेज़रमेंट कब करते हैं जब एथलीट ने थ्रो कर लिया हो, एथलीट बाहर जा चुका हो। मान लो इधर से एथलीट ने थ्रो किया, वो इधर रुक गया। देख रहा है मेरा जैवलिन किधर गिरा है, लगा है कि नहीं लगा है, कहाँ गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि नहीं बना। तो जजेस कन्फ्यूज़न में रहते हैं, वो थोड़ा-सा वॉक करके इधर आया है, इधर देख खड़े होके देख रहा है, उसको बाहर तो बोलेंगे नहीं भाग जाओ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने ये लाइन्स बनाई अगर एथलीट इसके पीछे चला जाता है तो भी वो माना जाएगा कि वो क्या है, उसने रनवे को सक्सेसफुली क्लियर कर दिया है। रनवे को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद वो मार्किंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इधर आ गया, इसके पार चला गया 4 मीटर की लाइन के, तो वो शुरू कर सकते हैं। ये 4 मीटर की लाइन्स उसके लिए बनाई जाती हैं, ठीक है? 4 मीटर दूर, यहाँ से 4 मीटर दूर, छोटे से मार्क लगे होते हैं। तो ये हो गया आपका जेवलिन का रनवे। अब है लैंडिंग सेक्टर। यहाँ तक तो फेंक दिया, फेंकेगा कहाँ पे? यहाँ से इधर बाहर फेंक दे, इधर फेंक दे, कहाँ फेंकेगा? वो फेंकेगा इसके अंदर ये 2 लाइन्स बनी है, ये वाली व्हाइट लाइन और ये वाली व्हाइट लाइन। तो ये 2 लाइन्स कहाँ पे ड्रा करनी है? हमने शॉट पुट में देखा 34.92 डिग्री पे ड्रा करनी है। जैवलिन पे वो एंगल नहीं होता है, जैवलिन पे वो एंगल नहीं होगा, जैवलिन पे वो एंगल नहीं होता है, जैवलिन पे एंगल होता है कम। कितना होता है यहाँ पे आप देख लो, ये लिखा हुआ है 28.96 डिग्रीज़ इतने एंगल पे बनती है। तो वो एंगल कैसे होगा? पहले रूल्स में देखते हैं क्या लिखा है। द लैंडिंग सेक्टर शैल कंसिस्ट ऑफ सिंडर और ग्रास। ये सेम चीज़ आपको बताया पहले भी कि सिंडर का होना चाहिए, ग्रास का होना चाहिए ताकि जेवलिन गिरे और वहाँ पे निशान पड़ जाए। ये नहीं है कि स कंक्रीट बना दी, जेवलिन गिरी, पता ही नहीं चला, जजेस ढूँढ रहे हैं कहाँ पे है मार्क, कहाँ पे लगा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, नीरज चोपड़ा का नहीं बना है। इसलिए ये ग्रास का होना चाहिए या फिर सिंडर का होना चाहिए। मार्किंग कैसे करनी है? द लैंडिंग सेक्टर शैल बी मार्क्ड विद व्हाइट लाइन्स। ये व्हाइट लाइन्स हैं, 5 सेंटीमीटर चौड़ी हैं। वाइड सच दैट द इनर एज ऑफ द लाइन्स। यहाँ पे भी इनर एज कौन सा? ये अंदर वाला एज जो है। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा। ये मान लो ये लाइन है, उसका इनर एज ये हो गया। इनर एज इफ एक्सटेंडेड, अगर इसको एक्सटेंड करोगे लाइन्स को, अगर इसको एक्सटेंड करोगे ऐसे, इसको भी ऐसे एक्सटेंड करोगे, ये भी इनर एज बना लो आप। मान लो इधर इनर एज है, ये आउटर एज है, ये आउटर एज है। Inner edge, if extended, would pass through the two intersections of inner edge or the arc and parallel lines marking the runway. तो सबसे पहली बात बोल रहा है, सबसे पहली बात तो इधर ही बोल रहा है, पीछे हम ज़्यादा आगे चले गए। सबसे पहली बात बोल रहा है कि जो इसका इनर एज है, ये वाला इनर एज है जो इसका, मान लो मैं इधर भी बड़ा करता हूँ ना, उसको समझ आएगा। नीचे बनाता हूँ, फिर पता चल जाएगा। यहाँ पे है ये रनवे बना हुआ है आपका, ये रनवे बना हुआ है आपका, ठीक है?
ये आपकी है आर्क। नहीं, हाँ, ये है आपकी आर्क। यहाँ पे ये आर्क है आपकी। ठीक है। ये बाहर वाली लाइन है, ये बाहर वाली लाइन है। तो बोल रहा है कि जो इनर एज है यहाँ पे देख रहा है, ये इनर एज है, ये आउटर एज है इसका, इस लाइन का। ये आउटर एज है, ये इनर एज है। तो इनर एज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन भी यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी, इसका भी इनर एज यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। सेम इधर आएगी। ये बिल्कुल अंदर इधर नहीं आ सकती, इधर नहीं आ सकती। तो जो सेक्टर की लाइन का इनर एज है, जो आर्क का इनर एज है, और जो ये रनवे की लाइन का इनर एज है, तीनों एक जगह पे मिलनी चाहिए। तो वैसे ही अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ना इधर, इसको यहाँ पे लेके आओगे, इसको भी बच्चों इधर लेके आओगे, तो वही जादू होगा। क्या जादू होगा? कि दोनों लाइन का इनर एज वहां पे ही कोइंसाइड करेगा जहां से ये 8 मीटर की आर्क बनाई गई है। ठीक है। तो इस आर्क ये 8 मीटर हो जाएगा अपने आप ही। तो नीचे लिखा भी है, देखो इधर, these runway lines intersect at the center of the circle with the arc is which the arc is part। तो ये इनर एज उस सेंटर में ज्वाइन करेंगी जहां से एक सर्कल बनता है, जिस सर्कल का आर्क जो है वो पार्ट है। अगर आप मान लो यहाँ पे एक सर्कल बनाते हो, अरे बाबा ये कौन सा सर्कल हो गया? सर्कल हम ये वाला ड्रा कर, अगर आप इधर सर्कल बनाते हो ऐसे, ऐसे सर्कल बनाया आपने, ठीक है, उसके बाद आपने की लाइन ड्रा, यहाँ पे सेंटर आ गया सर्कल का, यहाँ से आपने ये किया ऐसे लाइन सीधी ड्रा, इधर से करी सीधी ड्रा, ठीक है, ये बन गई ऐसे करके ऐसे, ये बन गया ऐसे, ठीक है, यहाँ से सीधी लाइन ड्रा कर दो ऐसे, यहाँ से सीधी लाइन ड्रा कर दो ऐसे। तो ये हो गया आपका जेवलियन। मैं इसको रेड कलर में करता हूँ, ऐसे कलर में करता हूँ। ये हो गया आपका जेवलिन का रनवे, जेवलिन का थ्रोइंग सेक्टर। समझ आया कलरफुल में है जो? समझा का? सर्कल का ही काम है भैया, हर जगह पे चक्कर गोल ही है। गोला, ये हर जगह पे गोला है भैया। लेकिन इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 8 मीटर है भैया, इसका 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर का एक सर्कल बनाना है आपको, और 4 मीटर की आर्क बनानी है जिसका कॉर्ड 4 मीटर होगा। उस आर्क का कॉर्ड 4 मीटर लेके वहां से आपने ये ड्रा कर देना है, तो भी आपका जेवलिन का सेक्टर बन जाएगा, जिसका एंगल बनेगा 28.96 डिग्रीज। ओके। तो सिंपल भाषा में समझ गए? तो बस ये खत्म हो गया यार, इतना ही था क्या? चलो ठीक है। हमारा टॉपिक था आज का, कलर में करते हैं यार। हमारा टॉपिक था थ्रोइंग सेक्टर्स। थ्रोइंग सेक्टर्स किसके होते हैं? एथलेटिक्स के। ATHLETICS, एथलेटिक्स के थ्रोइंग सेक्टर। तो एथलेटिक्स में 4 थ्रो है, शॉर्ट पुट है, हैमर है, डिस्कस थ्रो है, और जेवलिन थ्रो है। शॉर्ट पुट को थ्रो नहीं बोलते हैं, कोई कमेंट करे मेरे को कि थ्रो क्यों नहीं बोलते हैं, बता देना मेरे को। ठीक है। चारों के सेक्टर्स हमने देखे, जिसमें हमने, आपको पता है कि शॉर्ट पुट, हैमर और डिस्कस तीनों सर्कल से होते हैं। जेवलिन रनवे से होता होता है, बनता सर्कल से ही है, ये मैंने आपको बताया है भैया, हर जगह गोला है। तो ठीक है, तीनों सर्कल से होते हैं। जेवलिन का सेक्टर रनवे से होता है, जेवलिन रनवे से दौड़ के करनी पड़ती है। तो तीनों के सर्कल के बारे में हमने देखा कि सर्कल की क्या डायमेंशन रहेगी, कैसे बनाए जाएंगे, किस तरह से होगा। शॉर्ट पुट का सर्कल और हैमर का सर्कल का डायमीटर एक जैसा होता है, डिस्कस सर्कल थोड़ा सा बड़ा होता है, साइड में लाइंस होती हैं। रनवे लैंडिंग सेक्टर बनाया जाता है, और जो शॉर्ट पुट में है वो जहाँ पे ये स्टॉप बोर्ड होता है। और वहीं जो डिस्कस और हैमर है उसमें केज होता है, उसमें केज लगा होता है भैया, डिस्कस में भी केज होता है। ये दिख रहा है आपको? ये जाला दिख रहा है, जाला दिख रहा है, जाला, ये केज है।
डिस्कस में भी केस होता है भाई, ये घूम के इधर फेंक देगी किसी को तो मारेगी, ये इधर फेंक देगी तो मारेगी किसी को। इसीलिए डिस्कस में भी केस होता है, हैमर तो वही जानलेवा होता है, केस इसमें भी केस होता है। ये भी गोला इतना बड़ा कहीं पे किसी से के सिर पे गिर जाए, तो वो तो गया काम से, उसकी तो एथलेटिक्स हो गई। इसीलिए ये भी केज के अंदर होता है। लास्ट में बच गई जैवलिन, जैवलिन को केज में तो नहीं किया जाता है, लेकिन आगे कोई नहीं आना चाहिए, नहीं तो महाराणा प्रताप का भाला जो है वो कर देगा सत्यानाश। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सेफ्टी रखना। तो आज हमने देखा ये चारों के सेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल कोई टफ नहीं होता, डिटेल होता है जब आपको पूरा समझ आ जाए तो बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको बोलते हैं डिटेल में। बच्चे सोचते हैं डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं कितना टाइम वेस्ट होगा हमारा। टाइम वेस्ट नहीं होता है, टाइम ज़्यादा अच्छी तरह से कंज़्यूम होता है, आपको समझ आता है। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में ये तो हम सेक्टर्स के रूल्स देखे हैं, नेक्स्ट हम इनके बेसिक रूल्स देखेंगे प्लेइंग के रूल्स। एज़ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स पहले आईएएएफ था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस, अब बन गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो रूल्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और